हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी। हाय हाय मेरा पहला अफेयर। दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इधर हम लोगों का मकान भी बदल गया और थोड़ी दूर पर नई कॉलोनी में आ गए। उम्र भी थोड़ी बड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं आई। एक बड़ी खूबसूरत सी थी, मुझे लगता मुझे कहाँ भाव देगी। फिर खेल खेल में पता चला ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को ऊपरवाला बर्बाद होने के लिए ही पैदा करता है और मैं भी शायद उनमें से एक हूँ। इतना ही नहीं, ऐसे लोग खुद को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ते नहीं और फिर गाना गाते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यह उन दिनों की बात है जिसकी कल्पना आज के दौर में कर पाना भी मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि किस्मत वाले को एजुकेशन में पढ़ते थे, जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए कुछ खास होते थे। अमूमन सब सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे। स्कूलों की हालत बेहतर थी, शिक्षक होते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती थी, बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे और जिस दिन रिजल्ट आना होता था उस दिन किसी खास पेपर वाले के दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। पहले से डिक्लेयर किया जाता था कि 10वीं बोर्ड के रिजल्ट फलाना और 12वीं के फलाना तारीख को आएंगे। पेपर बीच सड़क पर रखकर सिर के ऊपर सिर घुसाकर रिजल्ट देखा जाता था और सबसे ज्यादा वह रिजल्ट का इंतजार करता जिसे फेल होने का डर होता। जिसे फर्स्ट डिवीजन आना होता वह चुपचाप शराफ्त से घर के भीतर दुबका रहता। कई बार वह टॉपर बन जाता और शहर का नाम रोशन करता। बच्चे का पास हो जाना घर में जश्न की तरह होता। ढेर सारी कहानियां सुनाई जाती, पूरे मोहल्ले में बधाइयों और मिठाइयों का तांता चलता। 60% पर फर्स्ट डिवीजन थी और सेकंड डिवीजन में पास होने वाले की इज्जत थी। जो थर्ड डिवीजन आता जश्न उसके घर भी मनाया जाता। थोड़ी कसक के साथ, कोई नहीं, बस 2 नंबर से सेकंड डिवीजन रुकी है। इस बार मैथ का पेपर थोड़ा टफ आया। ये तो कहो पास हो गए। अच्छे अच्छों की सप्लीमेंट्री आ गई। हमें तो उम्मीद नहीं थी, पर चलो ठीक है, साल खराब नहीं हुआ। लल्लू निकल गए। अरे पप्पू तो 2 नंबर से फंस गए। वही इनके फूफा के बेटे, दोनों की पक्की दोस्ती है। बड़ा समझाए तब जाके महीने 2 महीने साथ छूटा और ये जनाब पास हुए, नहीं तो गए थे। अब आपसे क्या बताएं, उस दिन 2-4 हाथ हम भी लगा दिए थे। वैसे हम बच्चों की पिटाई के खिलाफ हैं और 2-4 हाथ का मतलब समझते हैं जी भर के कुटाई। ऐसी कुटाई की जिंदगी भर याद रहे। एक से एक बिगड़े लड़के सुधर जाएं। और कूटने पीटने के बाद जब बच्चा रो रहा हो तो उसे डांट के जलेबी खिलाई जाए। अबे पापुआ इधर आ, वहाँ का कर रहा है अम्मा के धौरे। चलो हटो जी, अभी तो इतना मारे हो, अब प्यार जता रहे हो। और वह माँ के आंचल में दुबक के रो रहा है, अम्मा हमें नहीं खानी जलेबी। और 1-2 बार समझने पर जलेबी नहीं ली तो दोबारा पिटने का खतरा मंडराने लगे। इस बार 2-4 प्यार भरे लफ्ज अम्मा पर भी बरस सकते हैं। इसकी जिंदगी बनाने को डांटते मारते हैं, वरना हमें क्या पड़ी है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। और अम्मा समझाती, जाओ बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें प्यार भी तो करते हैं। सुनो जी, ऐसे भी कोई पीटता है, देखो उंगलियों के निशान उभर आए हैं। जा बेटा ले ले जलेबी। और वो आंसू पोंछता रोता कलपता, किसी तरह 1-2 टुकड़े मुंह में रखता। जितनी वह जलेबी खाता उससे ज्यादा उसके आंसू टपकते, वह सुबकता। इधर पिटाई एक की होती, उधर घर परिवार के 10-20 बच्चे सुधर जाते। मोहल्ले को पता पड़ जाता कि आज पप्पू जलेबी मिली है। 2-4 दिन के लिए खेल कूद बंद हो जाता। ग्राउंड सूना नजर आता, न क्रिकेट का बैट दिखता, न बाल नजर आती। शाम कोई खेलने के लिए बुलाने भी नहीं आता। अमूमन यह कांड हाफ ईयरली एग्जाम के बाद होता, जब नंबर कम आते और फाइनल में 3 महीने बाकी होते। मोहल्ले में 2-4 ऐसी कुटाई के बाद फाइनल रिजल्ट सुधर जाता। अमूमन सभी पास हो जाते। यह बात बच्चों को कभी पता नहीं चली कि अपने पीटने का कोटा पूरा हो जाने के बाद गुरुजी पिताजी से कुटवाने के लिए ही हाफ ईयरली में स्ट्रिक्ट मार्कन करते हैं। जो सेकंड आता वह फाइनल में फर्स्ट तो जरूर मान के चलो। खैर, आप सोच रहे होंगे पहले अफेयर से इस किस्से का क्या लेना देना। तो यह इसलिए कि इतने स्ट्रिक्ट माहौल में काहे का अफेयर। अरे उस जमाने में तो लड़का लड़की एक दूसरे के रास्ते में पाए जाएं तो कैरेक्टर खराब। बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर पड़ोसी ने भी किसी लड़की से बात करते देख लिया तो पहले तो खुद ही डांट लेगा, फिर घर में खबर और हो जाएगी। शाम होते ही पिताजी आते ही होमवर्क की कॉपी निकलवा लेंगे और फिर जोरदार लेक्चर, बहुत बिगड़ गए हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं लगता। अरे आवारागर्दी से फुर्सत मिले तब न पढ़ोगे। बस देखो बेटा, मेरी नाक मत कटा देना। तुम्हारी तो नहीं, मेरी बड़ी इज्जत है समाज में। हद हो गई यार, लड़के ने किया क्या है।
कुछ भी तो नहीं। साला किसी को देखना गुनाह हो गया, बात करना तो छोड़ ही दो। उस जमाने में फिल्मी गाने विविध भारती पर सुने जाते थे, वह भी पिताजी के आने का समय होते ही बंद। मगर मजा बहुत आता था उन गानों में, और बड़ा ही नशा होता जिंदगी में। जो कहता ये माना मेरी जान मोहब्बत नशा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है? क्या इतनी कड़ाई के बाद इश्क मोहब्बत बंद हुए? कतई नहीं, उस दौर में भी आशिकी हुई, और यह आशिकी किस दौर में बंद हुई? कभी नहीं। क्योंकि उस जमाने का हीरो भी लोगों को बर्बाद करता था, जो उकसाते हुए गाना गाता है। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का उस जमाने में, आई लव यू कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जो लड़का ऐसा बोलने की कोशिश करता उसकी शिकायत हो जाती। लड़की ही कर देती उसके पिता से जाकर, अंकल ये भैया न मुझे। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? और अंकल समझ जाते, तुम चिंता न करो, आने दो मैं देखता हूँ। ऐसे में जो किसी को गुलाब का फूल दे देता उसे लड़के साहसी कहते। दिल में बड़ी इज्जत की नजर देखते और जलन करते, होती तो मेरी जिसे इसने फूल दे दिया। ऐसे में किसी लड़के की किसी लड़की से बातचीत होती रहे तो अफेयर, और कहीं पानी लेने देने में हाथ की उंगलियां छू जाएं और वो शर्मा के चुप रह जाए, किसी से शिकायत न करे तो चक्कर चल गया। अब इसका यह मतलब नहीं कि तब के लड़के बड़े शरीफ होते थे और कुछ करते ही नहीं थे। जिसे जब जहां मौका मिला वह हाथ साफ कर देता था। बात बस इतनी थी कि मौका मिलता ही नहीं था। मुझे उम्मीद है अब आप मेरी बात समझने की स्थिति में आ गए होंगे। मेरी दिक्कत यही है कि जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। मुझे भरोसा है कि यदि आप मेरी इतनी बात समझ गए तो आगे की बात आसानी से समझ लेंगे और मेरे पहले अफेयर को आप अफेयर मान लेंगे। मामला क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का है। ओह अब यह मत कहिएगा कि वो भी कोई उम्र होती है अफेयर की। हम लोग तो फीलिंग को ही अफेयर मान लेते थे। सो 4-4 क्वार्टर के ब्लॉक होते थे जिसमें हम लोग रहते थे। दो ऊपर दो नीचे आमने सामने, इस तरह बगल में दूसरा फिर तीसरा, ऐसे ही चलता था। फिर सामने एक ब्लॉक होता और दोनों के बीच में रोड। रोड जब खत्म होती तो दूसरे रोड से मिलती थी। रोज शाम 3 बजे से किसी के इंतजार में निगाहें में जहां से मोहल्ले की रोड शुरू होती उस पर लग जाती और उसे आते हुए देखती, बस इस उम्मीद में कि कभी वो भी देखेगी और वह देखती भी, बस जी ये आंखें मिली, हंसी छूटी तो हम लोग अफेयर मान लेते थे। फिर शाम से उसकी बालकनी के आगे क्रिकेट खेलना, दिखा दिखा के, और उसकी हंसी को महसूस करना। ऐसे होता जैसे दिल में कुछ चल रहा हो। हम लोगों का ब्लॉक अलग था। कभी वो छत पर नजर आती तो देर तक निहारते रहते। इस बात का अभी पता नहीं चला था कि वो भी देखती या निहारती है कि नहीं। बस होली में कभी जम के रंग लगा लेते तो तबीयत खुश हो जाती। बदतमीजी की इजाजत नहीं थी, नहीं तो वो गंदा लड़का समझ लेगी। फिर तो अपनी बनी बनाई अच्छी खासी इमेज खराब हो जाएगी। खैर एक दिन पता चला, उसी ब्लॉक में रहने वाले मेरे ही दोस्त ने अपने दिल का हाल बता दिया कि उसने तो उसके साथ लुका छिपी खेल ली, और जब दोनों के मम्मी पापा नहीं थे तो चिपक भी लिए। सच कहूँ यह सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया। यह गलत बात थी, कम से कम मेरे दोस्त को मेरे सेंटिमेंट्स का ख्याल तो रखना था। लेकिन अब क्या हो सकता था, मैं अच्छी इमेज बनाता रहा और उसने हिम्मत दिखा दी। आगे जाके पता चला, चलो अच्छा हुआ उसकी तो पढ़ाई खराब हो गई। मैं तो ठीक ठाक निकल गया क्लास में और साइंस मिल गई 9वीं में। उस जमाने में बड़ा चक्कर था, जिसके अच्छे नंबर नहीं आते थे उसे आर्ट्स और कॉमर्स लेना पड़ता था। यह तो बड़े होकर पता चला वे सब डिग्री करके आईएएस पीसीएस बन गए और साइंस वाले बस इंजीनियर रह गए। इधर हम लोगों का मकान भी बदल गया और थोड़ी दूर पर नई कॉलोनी में आ गए। उम्र भी थोड़ी बड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं आई। एक बड़ी खूबसूरत सी थी, मुझे लगता मुझे कहाँ भाव देगी। फिर खेल खेल में पता चला ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो मेरे साथ भी खेल रही है जैसे औरों के साथ खेलती थी। लेकिन मेरा दोस्त उससे पहले ही गहरी दोस्ती कर चुका था, सो मुझे दोस्त का ख्याल रखना था। वैसे अच्छा हुआ उन दोनों की पढ़ाई खराब हो गई, मैं बच गया। फिर एक मामला आया 12वीं में। इस बार पिताजी के एक दोस्त थे, उनकी बेटी को कोचिंग जाना था पढ़ने के लिए। सो पापा ने पूछा, वो तुम लोगों के साथ चली जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हम 3 दोस्त साइकिल से जाते थे। मशवरा किया तो सब पढ़ने वाले बोले, यार पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे भी लगा मोहल्ले में बनी शरीफ लड़के की इमेज नष्ट हो जाएगी। मैंने साफ माना कर दिया, लेकिन वो थी बड़ी ही शानदार, बड़े ही गुण वाली। उस जमाने में कत्थक सीखती थी और अच्छा भला नाम हो गया था। उसकी परफॉर्मेंस की खबरें पेपर में आती फोटो के साथ। उसे कोचिंग तो पढ़नी ही थी, सो वो अकेले साइकिल से कोचिंग जाती। होनी तो होनी है, कोई क्या कर सकता है जी।
ऐसे ही एक दिन हम तीनों आगे आगे जा रहे थे और वो पीछे से आ रही थी। मैंने स्पीड ब्रेकर देखकर साइकिल में ब्रेक लगाया और मेरी साइकिल अचानक रुक गई। वो पीछे आ रही थी, उससे या तो ब्रेक नहीं लगी या उसका ध्यान नहीं गया। अचानक मेरी साइकिल के रुकने पर और सीधे उसकी साइकिल मेरी साइकिल से लड़ गई। मैं ही बीच में था और साइकिल भी लड़नी थी तो मेरी। जैसे ही साइकिल लड़ी, वो तो लेडीज साइकिल पर पैरों से खड़ी हो गई। मैं अपनी साइकिल से उतरा, मैंने पीछे देखा आखिर यह टक्कर मारी किसने है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो बड़ी मासूमियत से बोली सॉरी। अब आप ही बताएं उस एज में किसका दिल नहीं पिघल जाएगा सॉरी सुनकर। और मैंने कहा अरे नहीं, सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए अचानक ब्रेक लगाने के लिए। वैसे कोई लड़का होता तो कैसी सॉरी, मैं तो एक दो हाथ लगा देता, फिर बात करता अपने नेचर के अनुसार। मगर नहीं, अब उसके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता था। कोचिंग पहुंचने में देर न हो जाए, सो हम दोनों साइकिल उठाकर चल पड़े। रास्ता न ब्लॉक हो जाए इसलिए मैं और वो आगे, मेरे दोनों दोस्त पीछे। और रास्ते भर बातें होती रहीं और अंतिम सवाल उसने पूछा, क्या कल से मैं तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ? टाइम तो एक ही है। अब इस बार कैसे मना करता। मैंने टाइम बता दिया, निकलने से ठीक 5 मिनट पहले का। यकीन मानिए वो ठीक समय से मेरे घर के भीतर लोहे का गेट खोलकर खड़ी थी। ठीक 5 मिनट पहले। उसके आने के थोड़ी देर बाद मेरे दोनों दोस्त भी आ गए और हम चारों चल पड़े कोचिंग। अब क्या साथ जाना और साथ आना। हम दोनों आगे आगे और मेरे दोस्त पीछे पीछे। कभी कभी 3 लोग पैरेलल हो जाते तो उसकी साइकिल बीच में हो जाती। उस दिन मेरे उस दोस्त को कुछ एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाती। अभी मामला बना कहाँ था। वह तो कोचिंग में सभी सीट भर गईं और लड़कों के लिए एक सीट शार्ट पड़ गई। इधर लड़कियों की जो बेंच लगी थी उसमें एक सीट बची थी, जिस पर कोई बैठने को तैयार न था, नहीं लड़कियां किसी को बैठना चाहती थी। तभी इसने मुझे बुला के कहा, आओ तुम बैठ जाओ। वैसे भी हमारी शराफ्त के झंडे इतने बुलंद थे कि मेरे बैठने से किसी लड़की को कोई एतराज न था। फिर क्या होना था, पढ़ाई होने लगी, नोट्स ट्रांसफर होने लगे। एक दिन उसने घर बुलाया और मैं गया नोट्स के चक्कर में। मुझे पता था उसके 2 बड़े भाई हैं और वो मुझे जानते भी थे, अच्छी इमेज थी, सो भीतर बुला के बैठाया। अपना तो नेचर ही अजीब है जी, इंतजार करना तो सीखा ही नहीं। वे बोले, बैठो वो बिजी है अभी आती हैं। मैं थोड़ी देर बैठा और फिर उठ के चल दिया। अगले दिन उसने फिर बुलाया और मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगा, तुम बिजी रहती हो। अब आप ही सोचिए, जो लड़का लड़की का इंतजार नहीं कर सकता, उसके नखरे नहीं उठा सकता, उसका क्या खाक अफेयर होगा। पर नहीं, वो बोली, प्लीज आना, अब मैं बिजी नहीं रहूंगी। और मैं फिर गया उसके घर और इस बार सच में वो बिजी नहीं थी। हम लोगों की बातें हुई और सबसे बड़ी बात, कोई दोनों की निगरानी करने वाला भी नहीं था। इसके बाद वो मुझे गेट तक सी ऑफ करने भी आई और जब भी गया बड़ी इज्जत से वो बाहर तक मुझे विदा करने आती थी। मेरे दिल में भी कुछ कुछ तो था, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि एक दिन कोचिंग पहुंचे तो बारिश होने लगी और सर ने कहा कि क्लास नहीं होगी। मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं। तो मेरे दोनों दोस्तों ने मना कर दिया कि भीग जाएंगे और वो अपना बस्ता लेकर तैयार हो गई, चलो मैं चलती हूँ। फिर उसने मेरी फाइल भी अपने पास रख ली कि भीग न जाए, और जब हम दोनों भीगते हुए साइकिल से निकले तो देखा पीछे पीछे मेरे दोनों दोस्त भी चले आ रहे हैं। आप जानते हैं फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। इस बार उसकी पढ़ाई खराब हो गई। मैं तो पास हो गया और वो हंस रही थी। उसे कोई मलाल नहीं था, बोली कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाएंगे। तुम पास हो गए, बस अच्छा हुआ, तुम्हारा साल नहीं खराब होना चाहिए। कोचिंग छूटी, रास्ते बदले, मिलना जुलाना बंद, दोनों अपने रास्ते। ऐसे ही एक मामला और हुआ। मेरी सर्विस लग गई थी। जब घर पहुंचा तो देखा एक शादी का कार्ड आया हुआ है। मैंने पूछा किसका है, क्योंकि जो नाम लिखा था वह मैं जानता ही नहीं था। लेकिन मम्मी बोली, अरे गुड्डी की शादी है, उसने तुम्हें बुलाया है। यह और गजब, वो तो क्लास 5 के बाद कभी मिली ही नहीं। दरअसल उसके पापा और मेरे पापा दोस्त थे, तो कार्ड तो आना ही था। हाँ अंकल बोल गए थे कि गुड्डी कह रही थी चुन्नू को जरूर भेज दीजिएगा। अब हमें भी क्या, नौकरी करने लगा था, अपनी भी शादी की बात चल रही थी, सो शादी से पहले ही मिलने पहुंच गया। मैं तो देखकर हैरान रह गया। उसके घर शादी की तैयारी चल रही थी और वो एक अलग कमरे में कुर्सी डाल मुझसे बात करने बैठ गई। घर वालों को क्या, बचपन के दोस्त हैं तो सालों की बातें इकट्ठा होंगी। बातों बातों में मैंने कहा, गुड्डी कई बार मैंने तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखा, तुम सेंट मैरी में थी ना। वो बोली, हाँ, लेकिन जब देखा तो रोका क्यों नहीं। अब मैं सन कैसे कहता कि मैं हिंदी मीडियम में था और तुम इंग्लिश मीडियम में। मैं तो अपनी ही इंफीरियरिटी में डूबा रहा।
मैंने कहा, मैं सोचता था अगर तुम्हें रोकूंगा तो क्या तुम मुझे पहचानोगी और बात करोगी। इस बार वह हंसी, तुम भी न पागल हो। मैंने तो कई बार पूछा कि चुन्नू कहाँ है, लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं चला। बात भी सही थी। कॉलेज लाइफ में मैं बड़ा ही रिजर्व और छुप छुपा कर रहता था। किसी तरह पढ़ाई पूरी करके मेहनत से नौकरी ढूंढने के चक्कर में मैं उसकी शादी में भी गया और फिर उसके विदा होने के बाद उनके घर भी, क्योंकि अंकल आंटी बहुत मानते थे। वह जो एक अच्छे लड़के की इमेज थी, वो बड़ी भारी थी पूरे मेरे कॉलेज लाइफ में। और आंटी ने कहा, गुड्डी तो तुम्हारी फोटो देखकर पूछ रही थी चुन्नू विदाई में यहाँ था क्या। मैंने कहा, ये फोटो नहीं देख रही हो। फिर क्या, शादी के बाद उसका एक कार्ड आया धन्यवाद का, शादी अटेंड करने और गिफ्ट के लिए, जिसे मैंने एक दिन अपनी शादी के बाद छुपके से अपनी चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर गिरा दिया था। अब इनमें से कोई अफेयर की कैटेगरी में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे यह अफसोस है कि ये सब अफेयर बन सकते थे। लेकिन जब सबकी बैकग्राउंड देखता हूँ तो सोचता हूँ अच्छा हुआ, वरना पढ़ाई खराब हो जाती। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑन बेल।